पल पल बदलता है वक्त और अपने साथ सब कुछ बदल देता है। वक्त की यही तासीर नजर आई मुंबई के आजाद मैदान में, जहां कभी अपने चाचा बाल ठाकरे को खुली चुनौती देने वाले राज ठाकरे अपने चाचा की नीति को आगे बढ़ाते नजर आए। अख्ख्या उत्तर प्रदेशमध्ये जे काही पाकिस्तान्यांचे आणि बांगलादेशांचे त्या बिहारमध्ये आणि त्या झारखंडमध्ये जे अड्डे झालेत ना, ते रोज ट्रेन भरभरून इथे महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत आणि ह्यांचे जे मोहल्ले आणि अड्डे उभे राहत आहेत ना, याचा त्रास होणार आहे भविष्यात आपल्याला। राज ठाकरे पर बाल ठाकरे का असर अब तक कई तरीके से नजर आता रहा है। बाल ठाकरे की तरह हाव भाव, चला अंगात आल्यासारखं एकच घेऊन बसायचं, इंदू मिल इंदू मिल इंदू मिल इंदू मिल, दुसरा काय धंदा नाही काय। चाचा की तरह भाषण में भी आग। हा पासपोर्ट सापडलाय बांगलादेशचा, या इथेच सापडलाय। सिंगल एंट्री पासपोर्ट आहे, मैं फक्त भारतात येण्यासाठी जाण्यासाठी नाही, आणि जाताना येऊन फेकून दिले। आमतौर पर राज ठाकरे के मुद्दे भी वही रहे हैं जिन्हें शिवसेना पहले उठाती रही है। वक्त के साथ शिवसेना ने मुद्दे बदले तो मराठी मानुस के मुद्दे को राज ठाकरे ने लपक लिया। लेकिन आजाद मैदान पर ऐसा कुछ हुआ जो राज ठाकरे ने इससे पहले कभी नहीं किया था। पहली बार राज ठाकरे ने गैर मराठी मुद्दे को उठाकर प्रदर्शन किया। 11 अगस्त की हिंसा के खिलाफ उन्होंने अनुमति न मिलने के बाद भी गिरगांव से जुलूस निकाला और फिर आजाद मैदान पर दिया भाषण। इस भाषण में पहली बार राज ठाकरे बिहार और मराठी के मुद्दे से ऊपर उठे, लेकिन इस बार उनके निशाने पर आ गया बांग्लादेश। अख्ख्या उत्तर प्रदेशमध्ये जे काही पाकिस्तान्यांचे आणि बांगलादेशांचे त्या बिहारमध्ये आणि त्या झारखंडमध्ये जे अड्डे झालेत ना, ते रोज ट्रेन भरभरून इथे महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत आणि ह्यांचे जे मोहल्ले आणि अड्डे उभे राहत आहेत ना, याचा त्रास होणार आहे भविष्यात आपल्याला। शिवसेना इस मजबूरी को बहुत पहले समझ चुकी थी। शिवसेना अपने एजेंडे को मराठी मानुस से ऊपर उठाकर हिंदुत्व तक पहुंचा चुकी थी। शिवसेना की कोशिश थी पूरे महाराष्ट्र में अपना वोट बैंक बढ़ाने की, और अब यही कोशिश राज ठाकरे करते नजर आ रहे हैं। अख्ख्या उत्तर प्रदेशमध्ये जे काही पाकिस्तान्यांचे आणि बांगलादेशांचे त्या बिहारमध्ये आणि त्या झारखंडमध्ये जे अड्डे झालेत ना, ते रोज ट्रेन भरभरून इथे महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत आणि ह्यांचे जे मोहल्ले आणि अड्डे उभे राहत आहेत ना, याचा त्रास होणार आहे भविष्यात आपल्याला। मुद्दों के बदलने का ख्याल खुद राज ठाकरे को भी था। इसी वजह से अपने भाषण में ही उन्हें सफाई भी देनी पड़ी कि उन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा छोड़ा नहीं है। मला फक्त या राज ठाकरेला फक्त एकच धर्म समजतो आणि तो धर्म आहे महाराष्ट्र धर्म। तो धर्म सोडून दुसरा धर्म समजत नाही मला। या महाराष्ट्र धर्माच्या आडवं कोणी यायचं नाही, याच्या वाट्याला कोणी जायचं नाही। शिवसेना राज ठाकरे के बयानों का समर्थन करती नजर आ रही है, तो वहीं मन से बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। कानून जब अपना काम नहीं करेगा तो राजनीतिक जो विरोधी दल है उनको आम आदमी की भावनाओं को प्रकट करने का मोर्चा और प्रदर्शन के अलावा विकल्प क्या बचता है। लोग ये कह रहे हैं कि अब राज ठाकरे जी ने अपना कैनवास बड़ा किया। अब ये मानने में आपको प्रॉब्लम क्या रही है? यदि अच्छी बात के लिए कैनवास बड़ा किया है, इसको कोई गलत तो नहीं। नहीं, वोट की राजनीति मन से और राज ठाकरे जी नहीं करना चाहते हैं। मतलब पुलिसों के बारे में, यहाँ के राज्य में हुई घटनाओं के बारे में और पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के, यहाँ के दंगाखोर लोगों के बारे में बात करना, ये भारतीयत्व की बात नहीं होती है, खाली हिंदुत्व में चली जाती है बात। जिस तरह से आज राज ठाकरे जी ने अपने भाषण में कहा कि मुंबई शहर में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते हैं, इसी भाषा का प्रयोग बार बार बाल ठाकरे जी भी कहते रहे। या देश के अन्य राज्यों से आया हुआ मेहनतकश मुसलमान यहाँ पे है, या वो 100 साल पहले आया होगा या 2 साल पहले आया होगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास ये नवनिर्माण सेना के माध्यम से आज की मीटिंग में एक और बात हुई है। बुद्धिस्ट धर्म के मानने वालों की भी भावनाओं को भड़काकर कहीं ना कहीं इन मुसलमानों के खिलाफ जो परप्रांतीय हैं उनको भी भड़काने का प्रयास आज के भाषण में राज ठाकरे जी ने किया है। सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे फिर से ठाकरे परिवार के नजदीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब मुद्दों का फर्क भी दोनों की राजनीति में नजर नहीं आ रहा। या देशाला भारत म्हणू नका, इंडिया म्हणू नका, दुसऱ्या देशाला फक्त हिंदुस्तान म्हणा। 1990 के दशक में एक भतीजा अपने चाचा के नक्शे कदम पर चल रहा था। चाचा मराठा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे, बाल ठाकरे, और भतीजा राज ठाकरे। दुनिया राज ठाकरे को बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस के तौर पर देख रही थी।
खुद बाल ठाकरे भी राज में ही अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे थे। 1990 में उन्होंने राज ठाकरे को भारतीय विद्यार्थी सेना की कमान सौंप दी। बाद में राज ठाकरे शिव उद्योग सेना का कामकाज भी देखने लगे। जल्दी शिवसेना में राज की पहचान जूनियर ठाकरे के तौर पर बन गई। जूनियर ठाकरे बड़ी तेजी से सीनियर ठाकरे की राह पर चल रहा था। राजनीति के मंच पर अपने तेवर दिखाने से पहले राज ठाकरे ने भी बाल ठाकरे की तरह ही कार्टूनों के जरिए अपनी राजनीतिक सोच को कैनवस पर उतारा था। लोगों को लगने लगा कि बाल ठाकरे कभी भी राज को अपना राजनीतिक वारिस घोषित करके राष्ट्रीय राजनीति में कूद सकते हैं। लेकिन तभी शिवसेना में एंट्री हुई बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की। राज ठाकरे बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक 1996 में बाल ठाकरे के छोटे बेटे उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई। उद्धव की एंट्री के साथ ही शिवसेना के सारे समीकरण बिखरने लगे। जो उद्धव पहले शिवसेना के राजनीतिक ढांचे के लिए मिसफिट माने गए थे, अब वो अपने पिता बाल ठाकरे की छत्रछाया में शिवसेना की दिशा और दशा तय करने लगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाल ठाकरे ने अपनी तरफ से राज और उद्धव के बीच शक्ति संतुलन कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो शायद भूल गए कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। शिवसेना बाला साहब के बाद कौन चलाएगा, इसका जब निर्णय करने का समय आ गया तब बाला साहब की इच्छा थी कि दोनों साथ में रहे, और उन्होंने ऐसी बहुत कोशिश भी की। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल, टू सेंटर्स ऑफ पावर कैन नॉट बी देयर। एक ही संगठन के अंदर दो सत्ता केंद्र नहीं हो सकते हैं। 1996 के बाद राज और उद्धव के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। बाल ठाकरे ने कई मौकों पर दोनों के मतभेद खत्म किए, लेकिन दोनों भाइयों का मनभेद उस सीमा तक जा पहुंचा था जहां राजनीतिक मेल मिलाप की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दोनों के तनाव और तकरार की वजह से 2006 में राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पक्षासाठी जी काही गोष्ट करायची होती ती गोष्ट मी आतापर्यंत करत आलो, पण याच्या पुढे ते शक्य होणार नाही आणि म्हणून मी शिवसेनेच्या मागे पदांचा राजीनामा दिलाय, पण मी आज शिवसेना या पक्षातनं बाहेर पडण्याचा निर्णय मी आज जाहीर करत आहे। 9 मार्च 2006 का ये दिन महाराष्ट्र की राजनीति का काफी खास दिन साबित हुआ। साथ साथ पले दो भाई राजनीति की दुनिया में अलग अलग राह पर चल पड़े, और जब कभी किसी मुद्दे पर मुलाकात हुई तो भी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तान दी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, क्या नामुमकिन है, तो शिवसेना को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसने अपन को मारा, लेकिन अपन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलिड मारा कि नहीं। राज ठाकरे का तीसरा पड़ाव था साल 2009 के लोकसभा चुनाव। कोई नहीं जानता था कि शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने के बाद भी राज ठाकरे के कदम एक बार फिर से मातोश्री में पड़ेंगे। लेकिन ये तो समय का वो घेरा था जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था, और इसी के साथ बढ़ रहे थे राज ठाकरे के कदम। राज ठाकरे अपनी पार्टी का झंडा लेकर उतर पड़े थे लोकसभा चुनाव के मैदान में। शिवसेना को अंदाजा तो रहा होगा कि एमएनएस उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कितना, इसका आकलन नहीं कर पाए होंगे। 2009 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे जीत हासिल तो नहीं कर पाए, लेकिन शिवसेना बीजेपी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा। उसने अपन को मारा, लेकिन अपन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलिड मारा कि नहीं। लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने सिर्फ 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बावजूद इसके महाराष्ट्र में एमएनएस की वजह से शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 9 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान की कहानी सुना रही है पुणे की ये सीट। पुणे से कांग्रेस की टिकट पर सुरेश कलमाडी ने चुनाव लड़ा। सुरेश कलमाडी 2,79,897 वोट हासिल करके जीत गए, जबकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन के अनिल शिरोले करीब 25,000 वोटों से हार गए। लेकिन पुणे से एमएनएस के उम्मीदवार रंजीत शिरोले को 75,885 वोट मिले। अब समझे आप,
अगर राज ठाकरे की पार्टी MNS उद्धव के साथ होती तो पुणे की सीट पर कलमाड़ी की नहीं बल्कि शिवसेना बीजेपी के गठबंधन की जीत होती। दक्षिण मुंबई की सीट पर भी यही किस्सा हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा 2,72,411 वोटों से विजयी हुए, जबकि शिवसेना के मोहन रावले 1,46,118 वोटों के साथ हार गए। लेकिन दक्षिण मुंबई की इसी सीट पर MNS उम्मीदवार को 1,59,729 वोट मिले। अगर यहाँ भी उद्धव और राज एक साथ होते तो दक्षिण मुंबई की सीट पर भी शिवसेना बीजेपी का कब्जा होता। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे अपनी ताकत दिखा चुके थे। अब बारी थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। साल 2009 में ही विधानसभा चुनाव भी होने थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस एनसीपी को 144 सीट और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 90 सीटें मिलने के बाद MNS चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुंबई में MNS का वोट प्रतिशत 21 और पूरे महाराष्ट्र में 4% था। 2 मोर्चों पर MNS शिवसेना से आर पार की लड़ाई लड़ चुकी थी। लेकिन साल 2012 में मौका था महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव का। 227 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस एनसीपी के खाते में सिर्फ 65 सीटें आईं, जबकि शिवसेना बीजेपी गठबंधन 107 सीटों पर कब्जा करके विजयी हुआ। लेकिन MNS के हाथ भी खाली नहीं रहे। राज ठाकरे ने 29 सीटों पर MNS का झंडा लहराया। लोकसभा से लेकर नगरपालिका चुनाव तक राज ठाकरे ने अपनी ताकत दिखा दी है। चुनाव के नतीजों से इतना तो साफ हो गया है कि चाचा और भतीजे जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण का अंदाजा लगाने लगे थे। वक्त आने पर यह समीकरण भी खुलकर सामने आ गया। ये हैं वो तस्वीरें जब मराठा राजनीति के 2 दिग्गज, 2 अलग हुए भाई आपस में मिले थे। तस्वीरों में कार चला रहे हैं छोटे भाई राज ठाकरे और उनकी बगल में बैठे हैं बड़े भाई उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जबकि छोटे भाई महाराष्ट्र की मराठी राजनीति में पिछले 6 साल से उनके सबसे बड़े दुश्मन साबित होते आए हैं। लेकिन बड़े भाई के बीमार होते ही छोटे भाई का खून दौड़ा चला आया। चुनावी मैदान की दुश्मनी कहीं पीछे रह गई और सामने आया भाईचारे का एक नया दौर। 16 जुलाई 2012 52 साल के उद्धव ठाकरे को 16 जुलाई की सुबह सीने में दर्द की शिकायत के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर इससे पहले कि उद्धव के दिल की पूरी जांच कर पाते, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया टर्निंग पॉइंट। 6 साल पहले राजनीति ने 2 भाइयों के रास्ते अलग कर दिए थे, पर अब दिल ने इन 2 को एक कर दिया। राज ठाकरे अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर अस्पताल चले आए। पूरा ठाकरे परिवार इस मौके पर एकजुट हो गया। सिर्फ मिलने ही नहीं आए, बल्कि शाम को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अस्पताल से लेने भी पहुंच गए और अपनी कार में बैठाकर मातोश्री ले गए। कहा जाता है कि इस दौरान उनकी बाल ठाकरे से मुलाकात भी हुई। उसी वक्त से अंदाजा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में मुलाकात नया समीकरण बना सकती है और अब राज ठाकरे का ताजा भाषण इसी बात की गवाही भी दे रहा है।